प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र विषय के समकालीन विश्व राजनीति खंड से चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम निम्न बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, हम ये देखेंगे कि ये अमेरिकी वर्चस्व है क्या। नंबर 2, इस बात के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना किन किन बातों के द्वारा होती है, यानी इसमें हम कुछ अमेरिका के द्वारा की जाने वाली ऐसी कार्रवाई अर्थात ऑपरेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे जिनसे पता चलेगा कि विश्व में उसका वर्चस्व है। तो आइए हम सबसे पहले बिंदु के बारे में बात करते हैं कि यह अमेरिकी वर्चस्व है क्या। दरअसल वर्चस्व का मतलब एक ऐसी स्थिति से है जिसमें विश्व का कोई एक देश बाकी देशों की तुलना में मजबूत स्थिति में होता है, यानी कि बाकी सभी देशों से ज्यादा ताकतवर हो, तो इसे ही वर्चस्व कहा जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान स्थिति में अमेरिका बाकी अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी यह शक्ति केवल आर्थिक मामलों में ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सैनिक मामलों और सांस्कृतिक मामलों में भी है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है। दरअसल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब ताकत का एक ही केंद्र हो तो उसे वर्चस्व कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान विश्व में 2 महाशक्तियां थीं, एक अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। तो उस समय स्थिति सामान्य थी, क्योंकि अमेरिका की स्थिति को संभालने के लिए सोवियत संघ था और सोवियत संघ की स्थिति को संभालने के लिए अमेरिका था। पर जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व में केवल एक महाशक्ति रह गई, जो थी अमेरिका। और वहीं से शुरू हुआ अमेरिकी वर्चस्व। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 से ही हुई, अपितु इसकी झलक तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय 1945 में भी देखने को मिली थी, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला किया था। इसके अलावा शीत युद्ध काल में भी अमेरिका द्वारा कई ऐसी कार्रवाई की गई जिससे यह पता चलता है कि अमेरिका का वर्चस्व विश्व में स्थापित है। अब हम इस बात को देखेंगे कि अमेरिका ने किस प्रकार विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसके लिए हमें कुछ सैनिक ऑपरेशंस की चर्चा करनी होगी। तो पहले ऑपरेशन की हम बात करते हैं, जो कि है ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, जिसे कि प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1991 में हुआ था। दरअसल 2 अगस्त 1990 में जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, कई देशों ने इराक को समझाने की कोशिश की कि इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा किया जाना ठीक नहीं है, किंतु इराक नहीं माना। अतः ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जिसका गठन
24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, ने एक नाटकीय फैसला दिया और इराक पर बल प्रयोग अर्थात सैनिक कार्रवाई की अनुमति दे दिया। इसे नाटकीय फैसला इसलिए कहा गया क्योंकि शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे पहले कभी इस प्रकार का फैसला नहीं लिया था कि सेना भेजकर युद्ध को प्रमोट किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इस प्रकार 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और उसे परास्त कर दिया। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध या ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। यूएनओ द्वारा अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो सेना बनाई गई थी अर्थात जिसको इराक पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, अब कहने के लिए तो इसमें 34 देश के 6,60,000 सैनिक थे, किंतु वास्तव में इनमें से 75% सैनिक अमेरिका के थे। इसी के साथ जो जनरल था अर्थात जो सेना का मुखिया था वह भी अमेरिका का ही था। अब सद्दाम हुसैन जो कि उस समय इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि यह जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। इसका मतलब था कि उन्हें हराना बड़ा मुश्किल होने वाला था, किंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इराक कुछ ही दिनों के भीतर यह जंग हार गया और उसे कुवैत से हटना पड़ा। अब यह युद्ध अर्थात प्रथम खाड़ी युद्ध अथवा ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म इसलिए खास था क्योंकि इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्ति का खुला प्रदर्शन किया। इस युद्ध में सबसे अधिक उसी के सैनिक थे, जनरल भी उसी का था। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बम का प्रयोग किया, अतः इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। और साथ ही साथ इस युद्ध को टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया, अतः इसे वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। आइए अब हम देखते हैं दूसरा ऑपरेशन, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अर्थात सूडान व अफगानिस्तान स्थित अलकायदा के ठिकानों पर हमला 20 अगस्त 1998। दरअसल हुआ यह कि 1998 में अमेरिका के 2 दूतावासों, जिनमें से एक था नैरोबी केन्या में और दूसरा था दार ए सलाम तंजानिया में, उन पर आतंकवादियों द्वारा बमबारी कर दी गई। इस हमले के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया गया। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन था। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलों से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। यानी अमेरिका पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहा था और इन हमलों से कई बेगुनाह लोग भी मारे गए, जिससे अमेरिका की काफी आलोचना भी हुई, किंतु अमेरिका ने इसकी परवाह नहीं किया।
इसी हमले को कहा जाता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। आइए अब हम अगले ऑपरेशन की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, अर्थात अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप अक्टूबर 2001 या 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। दरअसल हुआ यह कि 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। दरअसल अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का प्रचलन है। इसी का संक्षिप्त रूप है 9/11, न कि 11/9 जैसा कि भारत में लिखा जाएगा। मतलब हमारे भारत में हम लोग तारीख पहले लिखते हैं और महीना बाद में लिखते हैं, जबकि अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है और तारीख बाद में लिखी जाती है। इसीलिए इसे 9/11 अर्थात 9 का मतलब ये महीना सितंबर महीना है और 11 तारीख है। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है, तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। इस हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चलाया गया जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया। इस ऑपरेशन के अंदर अमेरिका ने पूरे विश्व के अंदर अनेकों गिरफ्तारियां की। लोगों को जेल खानों में डाल दिया गया और उनसे किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। आइए अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अर्थात इराक पर अमेरिकी हमला 2003। अब इसमें हुआ क्या कि 19 मार्च 2003 के अंदर अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू किया। इसमें एक सेना बनाई गई जिसमें 40 से अधिक देश शामिल थे। इसे कॉलिशन ऑफ विलिंग्स अर्थात आकांक्षियों का महाजोट भी कहा जाता है। इसे इराक पर हमला करने के लिए बनाया गया था और कहा गया था कि इस सेना को इराक में बन रहे सामूहिक संहार के हथियारों को नष्ट करने और रोक लगाने के लिए बनाया गया है। किंतु जब हमला किया गया तो इराक में ऐसा कोई हथियार नहीं मिला। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। इस प्रकार हमले का कोई उचित कारण न होने से इराक में अमेरिका के खिलाफ
एक विद्रोह की स्थिति बन गई। इराकी लोग अमेरिका से खफा हो गए। इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 3000 सैनिक मारे गए, जबकि इराक में बहुत सारे सैनिक युद्ध में मारे गए। इराक को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध की सभी के द्वारा आलोचना की गई, क्योंकि यह युद्ध कहीं से भी जायज नहीं लगा। इस हमले के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति भी नहीं लिया था। इस प्रकार यह उसके वर्चस्व को दिखाता है। इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका विश्व में अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है और जो भी चाहता है अपनी मर्जी से करता है। इसी को हम कह सकते हैं अमेरिकी वर्चस्व।